वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के सोशल इंस्टीट्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम और एक छोटा सा कंसेप्ट देख रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कास्ट के बारे में। देखिए, अब आज की क्लास में हमें पूरी तरीके से फोकस करना है कैसे कास्ट का जो मीनिंग था वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा था। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद के समय में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, किस तरीके से कास्ट जो थी वो कुछ चीज़ों के कुछ फॉर्म में चेंज होती दिखाई दे रही थी। एक क्लास के लिए जहाँ कास्ट का मतलब कुछ और था, वहीं दूसरी कास्ट के लिए क्लास का मतलब कुछ और था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए कास्ट बात करते हैं हम लोग, अपर कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या कंसेप्ट कास्ट का डिफरेंट था और किस तरीके से डिफरेंट था। मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है, मैं समझा आपको प्रॉपर दूंगी, बाकी आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे अगर ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं आपके, तो यू विल बी एबल टू नो कि आप वहाँ पे क्या बोला गया, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, अब कास्ट जो थी वो कुछ लोगों के लिए क्या हो गई थी, बिकम्स इनविजिबल। इनविजिबल मतलब कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी अपनी हम लोग बात करते हैं तो हम कहाँ इतना कास्ट पे फोकस करते हैं। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, आज की डेट में क्योंकि एजुकेशन आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, एम्प्लॉयमेंट होने लगी है, लोग मर्ज अप होके रह रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से लोग एक कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं। रहने की बात करो, वर्क प्रोफाइल की बात करो, एजुकेशन की बात करो, तो कास्ट सिस्टम में इस बेसिस पे डिवीजन नहीं है। तो यही चीज है कि कास्ट जो है वो इनविजिबल हो गई है अपर कास्ट के लिए और मिडिल एंड अपर क्लासेस के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस? अपर कास्ट के लोग भी देखो एजुकेट हो गए, पढ़ लिख गए, तो उनके लिए भी क्या हो गया, सिस्टम कास्ट वाला डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे। उसके अलावा मिडिल एंड अपर क्लासेस, जब भी क्लासेस का वर्ड आता है ना, तो क्लास के साथ आप लगाया करो इनकम, इनकम और स्टेटस इन द सोसाइटी, इनकम और स्टेटस इन द सोसाइटी। इस बेसिस पे हम क्लास को डिफाइन करके चल रहे हैं अभी कि क्लास मतलब इनकम और स्टेटस। और जब हम मिडिल एंड अपर क्लास की बात करें, इसका मतलब इनका इनकम और स्टेटस सोसाइटी में क्या होगा, हाई होगा। तो इन लोगों के लिए कास्ट का मतलब क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। वेरी सिंपल आंसर। अपर क्लास का, मिडिल क्लास का बंदा जो पर्सन है, अपर कास्ट के जो लोग हैं, दे बिकम एजुकेटेड, दे आर अर्निंग वेरी गुड, दे आर हैविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नाउ। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों पे, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इसके साथ नहीं काम करना, उसके साथ वर्क प्लेस शेयर नहीं करना, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे चीजें जाती हैं किस बेसिस पे, यहाँ पे चीजें जाती हैं आपकी कैपेबिलिटी, आपकी वर्क प्रोफाइल, आपकी नॉलेज, आपकी आइडिया, इन सब चीजों पे। तो यहाँ पे देयर आर सम एक्सेप्शंस। ऐसी चीजें नहीं सोचनी है कि पढ़ा लिखा हर इंसान बिल्कुल सब कुछ इग्नोर कर रहा है। पढ़े लिखे भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको आसपास में मिल जाएंगे, बट हम लोग एक्सेप्शनल पढ़ाई नहीं करते, हम जनरल बात बताते हैं, उसमें कुछ 1, 2, 10, 15, 20 नमूने आपको एक्सेप्शनल मिलते ही हैं हर चीज में। तो डू नॉट थिंक अबाउट दैट एक्सेप्शनल, ऐसे तो हर चीज का एक्सेप्शन होगा, तो प्लीज डू नॉट कीप दैट इन माइंड, ठीक है, वो चीज अपने दिमाग में मत रखिए। उसके बाद इनको क्या होगा, एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशन। इनका क्या हुआ, अब इनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, काम करने के मौके मिलने लगे, अवसर मिलने लगे, जॉब मिलने लगी। उसके अलावा इनके पास एजुकेशन थी, नाउ दे आर एजुकेटेड। ये अलग अलग प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे थे। कैसी एजुकेशन? प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या, मैनेजमेंट, टेक्निकल, मेडिकल फील्ड में, ठीक है, इस सब, फाइनेंस में, इन सब चीजों में प्रोफेशनल एजुकेशन इनको मिल रही थी। तो यहाँ पे इस चीजों से सोच जो होती है, थॉट प्रोसेस जो होता है, वो ब्रॉडअप होता है। इकोनॉमिकली आप बेनिफिट में हो, पैसा मिल रहा है अच्छा खासा, देन यू हैव गुड अमाउंट इन योर पॉकेट, तो आपका रहन सहन का तरीका अच्छा होगा, यू हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें नहीं मतलब उन चीजों से, कास्ट को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके। उसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद जब थोड़ा आपका एक्सटेंशन हुआ चीजों का और स्टेट सेक्टर में जॉब निकली, तो इनको ये जो थे, ये पर्टिकुलरली प्रिविलेज्ड सेक्शन बने, क्योंकि उस टाइम पे दे आर मतलब लाइक सोसाइटी में ऊपर रूल कर रहे थे। बाकी जो पीपल थे वो अंडरकास्ट थे, डिप्राइव थे, उन्हें इतने समय से एजुकेशन का राइट नहीं मिला था, एजुकेशन एक्सेस नहीं मिला था। तो हाउ विल दे अप्लाई फॉर द जॉब? वो जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते, वो उन पोस्ट के लिए फिट ही कैसे बैठ पाते? वो जो क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई प्रोफेशनल डिग्री, ये सब जो मांगी जा रही थी, ये जो लो कास्ट के लोग थे वो कैसे दे पाते? तो यहाँ पे इन लोगों को पर्टिकुलरली क्या मिला, प्रिविलेज मिल गया, क्योंकि अपर कास्ट के लोग तो पढ़ लिख रहे ही थे अपने टाइम से। उसके अलावा जिन लोगों के पास पैसा आ गया था, जिन लोगों के पास मनी थी, वो लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी थी। तो अल्टीमेटली पढ़ाई लिखाई से जो थोड़ा सा बैकवर्ड रह गए, डाउन ट्रोडन रह गए, जॉब से और इन चीजों से, वो थे लोअर कास्ट। तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं थी, जब स्टेट सेक्टर जॉब्स निकली तो इनको क्या मिला, इनको बेनिफिट मिला उस चीज का। उसके बाद हम बात करते हैं, ये लीड कर रहे थे किस वे में, एजुकेशन के टर्म में। ऑब्वियसली देखो, पैसा था, एजुकेशन इनके पास अच्छी थी, अब जॉब चाहिए किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मान लो आपको 12th के बाद कोई भी एग्जाम देना है,
ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना कि किसी पर्टिकुलर के लिए मांग रहे हैं कि इतना 12th पास में इतनी परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, आपके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी ही होनी चाहिए, या आपके पास डॉक्टर बनना है तो यू मस्ट पोजेस मेडिकल डिग्री। आप नॉर्मली डॉक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, यू वांट टू डू सीए, तो आपको उसका एग्जाम निकालना है। यूपीएससी अगर आपको क्रैक करना है तो आपको 21 ईयर ऑफ एज और आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो देयर आर सम रिक्वायरमेंट, अगर वही नहीं है तो फुलफिल कैसे करोगे। तो ये जो लोग थे ये एजुकेशन के टर्म में लीड कर रहे थे, इसीलिए इनके पास कंपटीशन ही नहीं था उतना। हम ही लिमिटेड लोग हैं, उतना कंपटीशन ही नहीं है। एक मेजर सेक्टर जो है हमारी कंट्री का, सोसाइटी का, वो लो कास्ट है और लो कास्ट के पास उतनी एजुकेशन ही नहीं थी कि वो जॉब के लिए अप्लाई करती उस टाइम पे। तो यहाँ पे इन्हें इस चीज का क्या मिला, बेनिफिट मिला। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये समझना हमारे लिए। उसके बाद इनकी एडवांसमेंट हुई। देखो एडवांसमेंट मतलब क्या होता है, ग्रोथ। किसी भी फॉर्म में, इकोनॉमी, एजुकेशन, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो इनकी जो एडवांसमेंट थी, इसने इनको इस बात पे बिलीव दिला दिया कि इनको कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। We do not have to do anything with the caste। हम कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, हम कास्ट के बेसिस पे थॉट प्रोसेस सेट नहीं कर रहे, हम कास्ट के बेसिस पे अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं सेट कर रहे हैं। वी आर अर्निंग गुड, वी आर हैविंग जॉब, पैसा आ रहा है, लाइफ अच्छी है, देश आजाद हो चुका है, बढ़िया कट रही है सब कुछ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इनको नहीं हुई। उसके बाद बात करते, देखो कास्ट को लेके चीजें इग्नोर करने लगे, सारी चीजें एक तरीके से डिसअपियर होने लगी। बट एक चीज जहां पे कास्ट एग्जिस्ट करती थी, है और पता नहीं कब तक रहेगी चीजें, दैट इज योर रिलीजियस अफेयर एंड योर मैरिज सिस्टम। मैंने बोला था रिलीजियस सिस्टम और मैरिज सिस्टम में कास्ट को लेके आज भी चीजें हैं। जनरली हम आउटसाइड कास्ट नहीं जाते हैं इस पर्पज से। तो कास्ट जो थी वो लिमिटेड इन लोगों में भी थी, कहां तक, रिलीजियस अफेयर और मैरिज को लेके। इज दैट क्लियर? तो ये समझ में आया। अगर क्वेश्चन बनता है कि कैसे कास्ट सिस्टम इनविजिबल हो रहा था कुछ लोगों के लिए, वहीं कुछ लोग इसको बेस लेके चल रहे थे, वो पूरा आंसर यहाँ पे हम कवर करेंगे। बट कैसे डिसअपियर हो रहा था, वाई मैंने मेंशन करके आंसर करा है, दीज आर द रीजन। आप पॉइंट्स बना के रीजन भी लिखोगे इन चीजों के, तो डेट डिपेंड ऑन क्वेश्चन। देखो आंसर माइंड में है, समझा सब रही हूं, बट क्वेश्चन समझ में आएगा ना तभी आंसर दे पाओगे। आई विल ट्राई कि अभी कुछ चैप्टर कंप्लीट करा दूं, फिर प्रॉपर Q&A सेशन रखेंगे हम लोग, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, तो उस चीज पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी जो डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। उसके बाद मैं बात करती हूँ, कुछ लोगों के लिए कास्ट डिसअपियर हो रही थी, वहीं कुछ लोग कास्ट को एज अ टूल बना रहे थे, अपनी एसेट बना रहे थे, अपना हथियार बना रहे थे, अपना बेस लेके चल रहे थे। कौन थे वो लोग? दे आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। क्या कहानी थी आपको पता है, लंबे समय तक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डिप्राइव्ड रहे हैं। इन्हें राइट्स नहीं दिए गए, इन्हें एजुकेशनल राइट नहीं दिए गए, अनटचेबल एंड मेनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ हुई है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हियर, मतलब हम पूरी डिटेल नहीं देख रहे हैं, बट हमें पता है ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने एक टाइम पे बहुत ज्यादा सफर करा है। राइट से ये लोग क्या रहे हैं, वंचित रहे हैं, और इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, चाहे इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, एजुकेशनली, हर तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। आजादी का टाइम आया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। B.R. अम्बेडकर खुद एक डिस्क्रिमिनेशन से निकले हुए एक ग्रेट लीडर हमारे बीच में थे। तो अब इक्वालिटी की बात करनी है, जस्टिस की बात करनी है, तो आप एक सेक्शन, इतना मेजर सेक्शन को डिक्लाइन पे रख के तो इक्वालिटी और जस्टिस की बात नहीं कर सकते। यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, आपको उन पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट के राइट को क्या करा है, प्रोटेक्ट करा है। प्रोटेक्ट करें इनके लिए राइट है। अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस माना गया, अनटचेबिलिटी इज नॉट अलाउड ना, ये चीजें है, इसको माना गया है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें थी। अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बेसिकली क्या था, अगर ये अपनी कास्ट को डिक्लाइन कर देते तो इन्हें तो कुछ कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुई उसके बेसिस पे जस्टिस नहीं मिल सकती थी। तो इसीलिए दे यूज देयर कास्ट एज द एसेट। इन्होंने बोला कि आप इक्वालिटी की बात करें और वी डू नॉट हैव प्रॉपर राइट्स, हमें तो कभी से नहीं मिले हैं ये राइट, हम तो कब से इतने पिछड़े हुए हैं और ये सब बेनिफिट लेके अब और ऊपर चले गए हैं। तो ये जो इतना गैप हुआ है आप कैसे कम करोगे? देन कम्स द टर्म कि मिलना चाहिए रिजर्वेशन। SC ST वुमेन जो इतने टाइम से नहीं पढ़ा रहे थे, लोग वुमेन्स को पीछे रखते थे, वुमेन्स बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पाती थी, ऐसी कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए, यहाँ पे बराबर लाने के लिए हम इन्हें बढ़ावा देंगे, हम इन्हें देंगे रिजर्वेशन, ये कंसेप्ट आया था। तो दैट्स वाई इनकी कास्ट इनके लिए एक मेजर रोल प्ले कर रही थी, आज भी कर रही है, बिकॉज रिजर्वेशन आज भी कंटिन्यू करता है। इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, फ्यू ऑफ अस विल थिंक कि
अब नहीं होना चाहिए, फ्यू ऑफ अस विल थिंक कि होना चाहिए। तो इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक। मैं फेवर में भी बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ, मैं अगेंस्ट में भी बहुत सारी बातें बोल सकती हूँ। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग, मतलब हम इसको एक डिबेट में नहीं कंटिन्यू करेंगे, सबके अपने अपने पॉइंट है, तो अभी उसको नहीं डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का कंसेप्ट। समझ में आया कैसे एक के लिए ये डिसअपियर हो रही थी, वहीं कैसे दूसरे लोग इसको एज एसेट यूज करके चल रहे थे। ये पूरा हमारा पैराग्राफ वहां पे कंप्लीट हुआ है, कंसेप्ट कंप्लीट हुआ है। अगली क्लास में हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पास एक और सोशियोलॉजिस्ट है, इन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में और देखते हैं। 2-3 सोशियोलॉजिस्ट हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, आगे की वीडियोस में भी हम ऐसे एक 2 सोशियोलॉजिस्ट इंसर्ट करते रहेंगे। इनका नाम एम.एल. श्रीनिवास, पिछली वीडियो में हमने इनका नाम यूज करा था, कब? जब हमने संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट समझा था। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग थोड़ा वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट से भी इंस्पायर हैं। एमिली डर्केन, कार्ल मार्क्स, कुछ है वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट भी, 11th में पढ़े होंगे आपने। एम.एल. श्रीनिवास भी अपने 11th में पढ़े होंगे। ही इज अ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ही इज एन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन्होंने संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट बता चुकी हूँ क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सोसाइटी में जो डिवीजन है, स्टार्टा का मतलब होता है ग्रुप, तो स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या हो गया, सोसाइटी में जो ग्रुप्स बटे हुए हैं अलग अलग। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वेस्टर्नाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है डिटेल में, इन सब कंसेप्ट पे काम किया है। उसके अलावा देखो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट मैं वही नेम यहाँ पे मैंने मेंशन करा है जो आपकी बुक में लिखा है। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बहुत सारी बुक पे काम करा है। उसके अलावा इनकी एक बुक है द रिमेंबर्ड विलेज, ठीक है, इस बुक पे इन्होंने काम करा है। प्लस ये फील्ड वर्क पे फोकस करते थे। जिन बच्चों ने 11th में बहुत अच्छे से सोशियोलॉजी पढ़ी है उन्हें पता होगा फील्ड वर्क और फील्ड स्टडी क्या होता है। देखिए, एक होता है मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बोला गया कि इस जगह की मुझे डाटा कलेक्ट करके दो। एक होता है मैंने पता करवा लिया, मैंने कहीं और से रिकॉर्डेड डाटा में से इन्फॉर्मेशन ले ली, कुछ ये सब। फील्ड स्टडी होता है मैं उस पर्टिकुलर जगह पे गई, वहां पे कुछ दिन रही, वहां पे चीजों को ऑब्जर्व किया कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग, कैसे क्या चीजें हो रही हैं, उसको ऑब्जर्वेशन को मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया। जैसे कि मुझे किसी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बोल दिया कि इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आपको स्टडी करनी है, व्हाट फेस्टिवल दे आर सेलिब्रेटिंग, व्हाट फूड हैबिट दे आर हैविंग, उनकी ड्रेसिंग वगैरह, उनके कल्चर, लैंग्वेज, ये सब कुछ आपको पता करना है। तो एक तो था नेट से रिसर्च कर लो, कहानी पढ़ लो। एक होता है उस जगह पे जहां पे वो ट्राइबल कम्युनिटीज ज्यादा हैं, उस जगह पे जाके आप रहो, उनके कल्चर को ऑब्जर्व करो विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग देम कि आप उन्हें जज करने आए हो, आप उन्हें ऑब्जर्व करने आए हो। क्योंकि जब आप बता देते हो मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ या पर्टिकुलरली कुछ ऐसा पता चल जाता है तो सामने वाला तो डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो ऐसा नहीं, इम्पार्शियल थोड़ा सा रहना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें बिना बताए आप उस जगह पे पार्टिसिपेट करते हो, रहते हो जाके, एंड देन आप अपनी स्टडी करते हो। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज फील्ड स्टडी और फील्ड वर्क। तो इन्होंने फील्ड वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस करा है कि हमें स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, फील्ड वर्क, बिकॉज ये हमें थोड़ा कनेक्टिविटी बिल्डअप करने में, उनकी सिचुएशन को बहुत बेटर समझने में हेल्प करता है। क्योंकि दूर बैठे स्टडी करके आप उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं समझ सकते हो कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग। इज दैट क्लियर? ये छोटे छोटे कंसेप्ट साथ साथ कवर होते जा रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस में नहीं भी पढ़े तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।